नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने ये बताया था कि अभी तक की जो कहानियाँ हम थिएटर्स में देख रहे हैं, वो केवल 1% है और मैं आज कुछ और चीज़ें इसमें जोड़ने का प्रयास करूँगा। परंतु उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक भी करें। कल जो बात हुई थी, वो थी जेनोसाइड के ऊपर और आज बड़े सारे प्रश्न आते हैं कि जेनोसाइड होता क्या है? जेनोसाइड को अगर हमें समझना है, तो हमें जेनोसाइड के बहुत सारे डायमेंशंस को समझना पड़ेगा। जेनोसाइड का जो लिटरल मीनिंग है, वो है जब किसी एक माइनॉरिटी वर्ग को, किसी एक अल्पसंख्यक समाज को पूर्ण रूप से या अर्धपूर्ण रूप से समाप्त करने का कोई प्रयास किया जाए या किसी प्रकार के एक्शंस लिए गए हों कि उनको फुल्ली या पार्टली डिस्ट्रॉय किया जाए। तो जेनोसाइड के इन डायमेंशंस के इन जेनोसाइड के इस प्रोसेस में बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो मेरे हिसाब से जेनोसाइड जो है वो फिजिकल जेनोसाइड, पॉलिटिकल जेनोसाइड, सोशल जेनोसाइड, कल्चरल जेनोसाइड के रूप में और इकोनॉमिक जेनोसाइड के रूप में देखा जाना चाहिए। हम लोग फिजिकल जेनोसाइड के रूप में ज़्यादातर इसको देखते हैं, परंतु अगर हम दुनिया भर के जेनोसाइड्स का अध्ययन करें, तो हम बहुत सारे ऐसे देशों में देखेंगे, जहाँ पे एक बड़ी सुनियोजित तरीके से जेनोसाइड्स को अंजाम दिया गया। जैसे आप कंबोडिया में जाएँगे, तो लाखों लोगों को, जब वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार आई थी, तो उसने लाखों लोगों को अर्बन एरिया से रूरल एरिया की ओर माइग्रेट होने के लिए मजबूर कर दिया और उस अर्बन एरिया को फिर उन्होंने किस प्रकार से अपने हिसाब से डेवलप करना शुरू किया। परंतु जिन लाखों लोगों को मजबूर किया था रूरल एरियाज़ में जाने के लिए, वहाँ एज़ लेबरर्स काम करने के लिए, वहाँ कैसे लाखों माइग्रेंट लोग बेरोज़गारी में, भुखमरी में, बीमारी में और उस माइग्रेशन की हैरेसमेंट में ही मारे गए। तो जेनोसाइड जो है, ये एक मेरे हिसाब से एक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें इन सारे डायमेंशंस के थ्रू एक कम्युनिटी को डिपेंड करता है वो किस एज में, किस समय, किस कालखंड में हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित जो हैं, कश्मीरी हिंदू जो हैं, ये पिछले 700 साल से एक कंटिन्यूअस जेनोसाइडल प्रोसेस के शिकार हैं और इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक समय में तो ऐसा था जो कंप्लीटली फिजिकल जेनोसाइड के ऊपर आधार रखता था, लेकिन समय की गति के साथ जब हम 14वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में पहुंचते हैं, तो इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस डायमेंशंस भी जुड़ते गए और हम वो समझेंगे कि वो एस्पेक्ट्स और वो डायमेंशंस कैसे उस प्रोसेस की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। परंतु ये समझना ज़रूरी है कि जो 14वीं शताब्दी में जो शुरुआत हुई इस जेनोसाइड की, वो कितनी भयानक जेनोसाइडल प्रैक्टिस थी उस समय के हिसाब से। हम सब जानते हैं, अगर देशवासियों को नहीं पता होगा, हमारे युवाओं को नहीं पता होगा, आज की जो हमारे नागरिक हैं, कश्मीर के अंदर मेरे जितने बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे दोस्त हैं, शायद बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, उनके बच्चों को ये पता नहीं होगा कि 14वीं शताब्दी तक कश्मीर या 13वीं शताब्दी के अंत तक कश्मीर एक बहुत बड़ा हिंदू राज्य था, जो पूर्ण रूप से हिंदू, बुद्धिस्ट, इस प्रकार के मान्यताएं, वैष्णवाइट्स और शेवाइट्स और इस प्रकार की मान्यताओं को मानने वाले लोग थे और बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से उन लोगों का रहना होता था। इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होते थे, इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते थे, परंतु एक दूसरे को मारना, काटना, इस प्रकार की प्रक्रिया कश्मीर के अंदर कभी नहीं थी। परंतु शाहमीर ने जब कोटा रानी, जो लास्ट वुमेन एम्प्रेस थी कश्मीर की, उनको एक बहुत ही ट्रेचरी और बहुत ही धोखेबाजी से उन्होंने कोटा रानी और उसके दो सहयोगियों को उनका कत्ल करवा दिया और उस
कत्ल के बाद वो अपने आप को वहाँ का राजा स्थापित किया, और राजा स्थापित करने के पश्चात उन्होंने वहाँ पे जो कन्वर्जन का प्रोसेस था, जिससे मेजॉरिटी को माइनॉरिटी की और धकेला जाए और माइनॉरिटी को एक मेजॉरिटी के रूप में खड़ा किया जाए, उस प्रोसेस को उन्होंने शुरू किया। उसके बाद सिकंदर बुतशिकन आए, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना कश्मीर के अंदर है, क्योंकि आज उन्हीं के नाम पे वहाँ पे एक भट्ट मज़ार है। भट्ट मीन्स कश्मीरी ब्राह्मण, एंड मज़ार मीन्स द व्हाट वी कॉल ग्रेवयार्ड। सो ये कश्मीरी हिंदू की ग्रेवयार्ड भट्ट मज़ार आज भी इस 20वीं शताब्दी में भी 21वीं शताब्दी में भी वो प्रचंड रूप से वहाँ पे आवाज़ें देता है कि कैसे 14वीं शताब्दी में लाखों कश्मीरी हिंदुओं को मार के काट के वहाँ जलाया दफनाया गया। लाखों कश्मीरी हिंदुओं को दरियाओं में डुबो के उसके बाद तो उनको मार के वहाँ पे जलाया जाता था। तो इसमें हमारे हिस्टोरियंस हैं पुराने, जोनार्जा ने इसमें बड़ी स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस प्रकार की प्रताड़नाएं और किस प्रकार के अनफॉर्चुनेट सिचुएशन से कश्मीरी हिंदुओं को जाना पड़ा, और जिसका परिणाम ये निकला कि कश्मीर हिंदुओं को वहाँ से भागना पड़ा। और ये जो आज हम स्लोगन सुनते हैं, रलिव गलिव या चलिव, या तो कन्वर्ट हो जाओ या तो भाग जाओ, या आपको हम मार डालेंगे, तो ये जो मारना, भागना या कन्वर्ट होना, ये स्लोगन आज का नहीं है। ये स्लोगन सिकंदर बुतशिकन के समय का है, क्योंकि मुझे पूर्ण रूप से ध्यान है कि उस समय गवर्नमेंट का एक प्रकार का ऑर्डर निकला था, और ये सिकंदर के समय का ऑर्डर है कि कश्मीरी हिंदुओं को या तो वो रलिव गलिव या चलिव। सो वो नैरेटिव तब से कश्मीर में चला आ रहा है। जब जब वहाँ पे शासक बदलते गए, वो शासकों ने उस कन्वर्जन को पूर्ण रूप से अचीव करने के लिए इस स्लोगन को चलाया, और उसमें फिजिकल जेनोसाइड का ही टूल वो ज़्यादातर इस्तेमाल करते रहे। परंतु उसके बाद जब बाहर से बहुत सारे सूफियों के रूप में बहुत सारे लोग आए, तो उन्होंने उस प्रोसेस को भी अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। परंतु मुख्य रूप से फिजिकल जेनोसाइड ही एकमात्र प्रोसेस था जिसके द्वारा वो लोगों को कन्वर्ट करते थे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इन्फ्लुएंस होके लोग कन्वर्ट हुए। ये भी गलत है, क्योंकि जिस प्रकार का नरसंहार कश्मीर में हुआ है उसके एविडेंसेस आज हमारे सामने हैं। अगर आप देखें कि बटौट जैसी जगह को हम बटौट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो रास्ता था जहाँ से भट्ट यानी कश्मीरी हिंदूज भाग जाते थे, और ये रास्ते बने हुए थे कि यहाँ से हमें भाग जाना है, इसलिए उन रास्तों का नाम भी बटौट पड़ा। किश्तवाड़ भद्रवा तक कश्मीरी हिंदुओं जो पहाड़ी इलाके थे वहाँ भाग जाते थे। तो बहुत सारे आपको ऐसे उदाहरण मिलेंगे जिसमें आपको पता लगेगा। मेरे दोस्तों को भी, जो मेरे कश्मीर के अंदर दोस्त हैं, उन्हें भी अगर ये इतिहास पढ़ें तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि किस प्रकार के जेनोसाइडल प्रोसेस से कश्मीर के हिंदू गुजरे हैं। तो हमें पता लगता है कि कैसे सिकंदर बुतशिकन के समय पे, बुतशिकन का मतलब ही आइकनोक्लास्ट है, यानी जो मूर्तियों को तोड़ने वाला है। तो उसका नाम ही इसलिए रखा गया था क्योंकि उसने हज़ारों मंदिर तोड़े, हज़ारों ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स को जला दिया, लाखों कश्मीरी हिंदुओं को मार दिया, तो इसलिए उसको सिकंदर बुतशिकन कहते थे, आइकनोक्लास्ट कहते थे। तो मेरे कहने का कारण ये है कि ये जो जेनोसाइड है, ये जेनोसाइड आज का नहीं है, इसलिए हमें इसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से एक बहुत बड़े जेनोसाइडल प्रोसेस के हम बदकिस्मती से एक पार्ट रहे हैं, और वो कंटिन्यू करता रहा 21वीं शताब्दी में भी, जब हमें, और ये 20वीं शताब्दी में भी, जब हमें कश्मीर को छोड़ के आना पड़ा। और ये प्रक्रियाएं दूसरे एक्सोडस में भी हमें दिखी, जो चक्स के टाइम पे था। फिर हमें तीसरे जेनोसाइड को भी झेलना पड़ा, जो कि मुगल्स के टाइम पे हमें देखना पड़ा, जिसमें जहांगीर और औरंगज़ेब थे। और उस समय फिर गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दी, और
हम कश्मीर के हिंदुओं के लिए उन्होंने अपना पूर्ण बलिदान दिया। तो ऐसे ही फिर आपको चौथा एक्सोडस अफ़गान्स के टाइम पे देखने को मिलेगा, जो भी एक बहुत ही बर्बरतापूर्ण एक्सोडस उस समय भी कश्मीर के लोगों ने भुगता। और उस समय जो बीरबल दर थे, उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई, जिसके द्वारा महाराजा रंजीत सिंह को वो कश्मीर लेके आए और अफ़गान्स को वहाँ से भागना पड़ा। परंतु ये एक्सोडस जो हैं, ये समय समय के साथ इनका नेचर बदलता गया और इन्होंने एक विचित्र प्रकार का नेचर जो है वो फिफ्थ एक्सोडस में स्वरूप ले लिया। और ये फिफ्थ एक्सोडस समझने की बड़ी ज़रूरत है। असल में हुआ क्या कि जब महाराजा जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, महाराजा हरी सिंह, महाराजा जो थे वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो थे भारत के, उस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के वो एक चेयरमैन थे। और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में मुझे लगता है लंदन में हुई थी। और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा था कि ही इज़ अ वेरी हार्ड नट, और वो भारत के प्रति उनका बहुत बड़ा बोध था। वो भारत की स्वाधीनता के बड़े फेवर करने वाले व्यक्ति थे, एक राजा थे। तो अंग्रेज़ों ने उस समय तय कर लिया था कि इसको भी अनस्टेबल करना है, जो कि अंग्रेज़ों की एक बड़ी पुरानी आदत थी कि डिवाइड एंड रूल और इंस्टेबलाइज कर दो, और लोकल पॉपुलेशन के बीच में कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे आप इनको जो तोड़ के रखो, इनको डिवाइड करके रखो। तो यही प्रैक्टिस उन्होंने कश्मीर के अंदर भी अपनाई, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कश्मीर के जो युवक थे वो पढ़ाई कर रहे थे, उसमें शेख अब्दुल्ला भी थे। तो उसको एक मोहरा बना दिया गया और वो कश्मीर के अंदर इन्फ्लुएंस होके वहाँ से उनको भेजा गया, और उन्होंने कश्मीर के अंदर एक विचित्र प्रकार का प्रोसेस शुरू किया। अगर बहुत लोगों को याद है, बहुत लोगों को ध्यान है, कश्मीर के अंदर सबसे पहले 1932 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। इनफैक्ट 1931 के दौरान शेख अब्दुल्ला साहब ने एक फोरम बनाई थी, जिसको रीडिंग रूम बोलते थे, मुस्लिम रीडिंग रूम। और ये मुस्लिम रीडिंग रूम का पर्पज़ ही ये था कि हमें जम्मू कश्मीर के अंदर एक मुस्लिम स्टेट को क्रिएट करना है, और यहाँ पे इस्लामिक लॉज़ को हमें इम्प्लीमेंट करवाना है। आप ये देखिए कि इसकी तारें 1931 में कितनी दूर तक थी। हालांकि उस समय जम्मू कश्मीर के अंदर डोगरा रूल था, लेकिन शेख साहब के मन में उस समय ये कल्पना बड़ी स्पष्ट थी कि जम्मू कश्मीर को एक मुस्लिम राज्य के रूप में उभरते हुए देखना है। और उन्होंने इस कैंपेन को लगातार उस समय जारी रखा, और बहुत सारे हज़ारों लाखों युवकों को कश्मीर के अंदर अपनी उस मूवमेंट का पार्ट बनाया। और उस मूवमेंट का पार्ट बनने के साथ साथ जो लोकल कश्मीर के हिंदू थे, उनके ऊपर अत्याचार होना शुरू हुआ। और 1931 में भी बहुत सारे लोगों को अगर ध्यान हो कि बहुत सारी एजिटेशंस हुई थी, और उन एजिटेशंस में हिंदू जो थे लोकल वहाँ के, उस समय हिस्ट्री के में जो लिखा हुआ है, किस प्रकार से उनकी दुकानें लूटी गई, उनको जबरन उनको मारा गया, और किस प्रकार से जान और माल का नुकसान उस समय उन लोगों को हुआ। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो ये जेनोसाइडल प्रैक्टिस है, ये कंटिन्यूटी में कैसे रही, क्योंकि जेनोसाइड की जो परिभाषा है, जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, ये एक सोशल प्रैक्टिस के अंदर इसको कैसे फिट किया जाता है, जिसमें फिर लोकल इकोसिस्टम इस प्रकार का निर्मित हो जाता है जो हर प्रकार से उस माइनॉरिटी को, उस अल्पसंख्यक समाज को प्रताड़ित करने में अपना पूर्ण सहयोग देता है। आप अगर ज्यूज़ को देखें, यहूदियों को देखें, जब उनका होलोकॉस्ट की जो हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ध्यान होगा कि एक तरफ से नाजीज़ तो उनको मार ही रहे थे, उनको गैस चैम्बरों में डाल के उनको कत्ल तो करते ही थे, लेकिन जो इकोसिस्टम बना था, एक
पुलिसमैन था, एक ट्रेन ऑपरेटर था, एक बैंक का कोई कर्मचारी था, ये लोग भी उस प्रोसेस में अपने अपने रूप से कंट्रीब्यूट करते थे। तो कहने का मेरा अर्थ ये है कि जो जेनोसाइड का जो कॉन्सेप्ट है वो 21वीं शताब्दी में आते आते उसकी जो रूपरेखा थी कि फिजिकल जेनोसाइड से होते हुए वो पॉलिटिकल जेनोसाइड, सोशल जेनोसाइड, इकोनॉमिक जेनोसाइड, कल्चरल जेनोसाइड की का रूप लेने लगा। और इसी के लिए 1931 में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस खड़ी हुई तो कैसे लोकल युवाओं को शेख साहब ने कैसे एनकरेज किया, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट ही ये था कि इसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो उनका कोई स्थान नहीं है, इसीलिए इसका नाम ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस रखा गया था। ये बाद में अलग बात है कि उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्वरूप दिया। उसके पीछे भी बहुत सारी कारण हैं, क्योंकि वो चाहते तो थे उसको इस्लामिक स्टेट बनाना, लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान इमर्ज हो रहा है। पाकिस्तान की इमरजेंस में उन्हें लगता था कि वो जो जिन्ना साहब थे उसके साथ उनकी बनती नहीं थी, और उनको वहाँ लग नहीं रहा था कि वो इस्लामिक राज्य जहाँ के वो सुल्तान बनना चाहते थे वो पॉसिबल होगा। तो इस कारण से उन्हें एक कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, जिसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ डिसीट भी कहता हूँ। और ये कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ डिसीट हिस्टोरिकली बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलेंगे, मैं उसका उदाहरण अभी नहीं दूंगा, परंतु ये एक कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ डिसीट था जो उन्होंने नेहरू के साथ किया, और नेहरू को अपने उस झांसे में फंसा दिया। और नेहरू को ऐसा लगा कि शेख वॉज ए लिबरल डेमोक्रेट और उसके तत्वावधान में जम्मू कश्मीर सेफ रहेगा। उनके पर्सनल ग्रजेस भी महाराजा हरी सिंह के साथ थे। तो उन सारे डायमेंशंस को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू साहब ने शेख अब्दुल्ला को कहा कि ही इज़ माई ब्लड ब्रदर, और उनके ऊपर पूरी रिलायबिलिटी डाल दी। और फिर किस कंस्पिरेसी के अंतर्गत उन्होंने महाराजा को वहाँ से निकलवा दिया जबकि वो राज प्रमुख थे, और उसकी जगह शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया, जबकि वो किसी इलेक्टेड तरीके से प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, लेकिन जिन भी परिस्थितियों में बनाए गए थे वो अपने में एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। देश को ये भी नहीं पता कि 1948 में हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक भारत का प्रधानमंत्री और एक जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री। और ये बड़े असमंजस की बात है, कभी कभी देश के लोगों को ये समझने में भी कठिनाई होती है कि हमारे देश के अंदर 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते थे, हमारे देश के अंदर 2 संविधान कैसे हो सकते थे, हमारे देश के अंदर 2 निशान कैसे हो सकते थे। वो देश की बेसिक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर पे ही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है। परंतु ये भी अचरज की बात है कि शेख साहब जो थे वो जानते थे कि भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है, और वो एक इस्लामिक थॉट प्रोसेस को, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को आगे लेके जाना चाहते थे। उसके बावजूद भी वो जानते थे कि कश्मीर जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। ये जानने के बाद भी उन्होंने भारत के साथ हाथ बढ़ाया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो एक उनका जो डिसेप्शन का एक एक्शन था, वो डिसेप्शन का बेस्ड कॉम्प्रोमाइज़ था, जो वो जानते थे कि कुछ समय बाद उस डिसेप्शन को वो ख़त्म करेंगे और वो अपना सही रूप दिखाएंगे, और वैसा ही हुआ। शुरुआत उन्होंने की कि कश्मीर के हिंदुओं की ज़मीनें उनसे छिनवा गईं, जो अंडर द लैंड टू टिलर्स एक्ट के नाम पर लाखों कश्मीरी हिंदुओं की ज़मीनों को उनसे छीन लिया गया। और उसके बाद जब नेहरू साहब को इस बारे में बताया गया तो नेहरू साहब ने कहा कि ऐसा है कि कश्मीर के अंदर एक गाइडेड डेमोक्रेसी है, हमें इसे छेड़ना नहीं चाहिए, और लेट इट गो द वे इट इज़ गोइंग। एंड ये चलता रहा। उनको उनके डिज़ाइंस का तब पता लगा जब उन्हें इस बात का दे दिया गया कि साहब अब तो डिसेप्शन का पर्दा उतर गया है, द विनीर हैज़ मेल्टेड एंड नाउ ही हैज़ स्टार्टेड शोइंग हिज रियल फेस। जब वो कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में अनाउंस करना चाहते थे, तब जाके 1951 या 52 में उनको हटवाया गया और जेल में डलवाया गया। तो ये सवाल भी खड़ा होता है नेहरू साहब के साथ ऐसा क्या हुआ कि अचानक जिसे उन्होंने ब्लड ब्रदर कहा था, उन्होंने उसी ब्लड ब्रदर को जेल के अंदर डलवा दिया। और साथ में लाखों कश्मीरी हिंदुओं की ज़मीनें चली गईं, और उसके बाद ये प्रोसेस चलता गया और बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए। और
ये जानना बहुत ज़रूरी है कश्मीर के युवकों को भी, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि कश्मीर के हिंदू जो थे उनको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती थी, इस ये नैरेटिव क्रिएट किया गया था। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स शायद कश्मीर में ये नहीं जानते हैं कि 14वीं शताब्दी से लेके 20वीं 21वीं शताब्दी तक पूरा ये जो 600-700 साल का प्रकरण है, इसमें लगभग 500 साढ़े 500 साल तो केवल मुस्लिम रूल जम्मू कश्मीर के अंदर रहा। और वो मुस्लिम रूल होने के बावजूद भी जो कश्मीर का मुस्लिम है वो पिछड़ा ही क्यों रहा, और कश्मीर का जो हिंदू था वो भागने के बाद भी फिर वापस आता था, और उसका जो माइंडसेट था वो बड़ा फ्लेक्सिबल और डायनामिक माइंडसेट था, वो अडेप्टेबल माइंडसेट था। वो हर भाषा को सीखता था, हर कल्चर को समझने की कोशिश करता था और हर कल्चर के साथ अडेप्ट होने की एक सलाहियत रखता था। आप देखिए, कश्मीर का हिंदू उर्दू भी जानता था, पर्शियन भी जानता था, फारसी भी जानता था, पाली भी जानता था, संस्कृत भी जानता था, शारदा भी जानता था, हिंदी भी समझता था और इंग्लिश को भी समझना शुरू कर दिया। और जब एक समाज के अंदर वहाँ के जो लोग हैं वो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और इतनी अडेप्टेबिलिटी दिखाएंगे, तो हर माशरा उनको प्रियोरिटी देगा, हर राजा, हर गवर्नमेंट, हर एडमिनिस्ट्रेशन उनको प्रियोरिटी दी। यही कारण था कि वो हर एडमिनिस्ट्रेशन के फेवरेट रहे। जबकि यही अपॉर्चुनिटीज़ लोकल नॉन कश्मीरी हिंदूज़ के पास भी थी, लेकिन उनकी जो क्लर्जी थी, जो उनके धर्म गुरु हुआ करते थे, वो धर्म गुरु उनको किसी दूसरी भाषा को सीखने के से रोकते थे। वो कहते थे कि ये गैर इस्लामी है, इसे नहीं सीखना चाहिए। इसलिए न कभी कश्मीर के दूसरे तबकों ने, दूसरे संप्रदायों ने कोई और लैंग्वेज नहीं सीखी, कोई और भाषा नहीं सीखी, और इस कारण से वो पिछड़े ही रहे। और उसके बाद जब ज़मीनों को छीना गया कश्मीरी हिंदुओं से, तो उन्हें ज़मीनों के अंदर ही काम करना ज़्यादा उचित लगता था। वो पीजेंट्स के रूप में काम करते थे, आर्टिजन्स के रूप में काम करते थे, तो उन्हें पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो इस कारण ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ लोग पिछड़े क्यों रहे, जिसको आज एक नैरेटिव बनाया जाता है कि क्योंकि वो पिछड़े थे इसलिए उन्होंने रिवोल्ट किया या उन्होंने गन उठाया। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। अगर यही एक आधार माना जाए कि आप पिछड़े हो और आपके साथ अन्याय हुआ है तो आपको गन उठाना चाहिए। पिछले 30 साल 32 साल कश्मीर के हिंदुओं को कश्मीर से बाहर रहने पे विवश किया गया है। उनके लाखों लोग कश्मीर से भगा दिए गए और हज़ारों लोगों को का नरसंहार हुआ। तो उसके बावजूद भी कश्मीर के हिंदुओं ने कभी भी किसी को मारने की चेष्टा नहीं की। तो ये सभ्य समाज का एक उदाहरण है, और मुझे लगता है ये सभ्यता तो हर एक कश्मीरी के अंदर है, परंतु अनफॉर्चुनेटली कुछ क्लर्जीज़ ने उस सभ्यता को तोड़ दिया, और उसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो आम कश्मीरी आज है वो उस नैरेटिव का एक शिकार हो गया है, जो नैरेटिव दुनिया भर में आज एक मुसलमान को, एक मुस्लिम को रिवोल्ट करने के लिए, एक विक्टिम समझकर रिवोल्ट करने के लिए खड़ा कर देता है। इनफैक्ट बहुत लोगों ने कई बार कहा कि शेख साहब तो शायद सेक्युलर थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता कि जब 1940 में जब उनकी एक कॉन्फ्रेंस कश्मीर में हुई, जब उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट किया, उन्होंने पब्लिकली एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था, मतलब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस बनने के बाद भी उन्होंने कहा था कि इस्लाम कैन बी कंपेयर्ड लाइक ए सन एंड ऑल अदर रिलीजन्स आर लाइक स्टार्स, जिसके ऊपर उनके ही पार्टी के लोग, उस समय मुझे याद है जियालाल किलम साहब और कशप बंधु साहब, उन लोगों ने रिज़ाइन कर दिया था कि इस तरह की स्टेटमेंट्स देके आप ये प्रूव कर रहे हो कि आपके अंदर अभी भी जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं ना कहीं पे है। और इस प्रकार के उन्होंने अपने इन चीज़ों को दबा के रखा, क्योंकि वो नेहरू के फ्रेंड थे, परंतु फिर हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से उनको निकाल दिया गया। और जो फिर ये सारे का सारा स्वरूप, एक भयानक स्वरूप 1980 के बाद, जब हमने इंदिरा गांधी जी के मर्डर के बाद और उनका असैसिनेशन के बाद और अनंतनाग के अंदर ये देखा, 1990 में 89-90 में जो फिर एक भयानक रूप में हमारे सामने आया, जो एक मेजर एक्सोडस था, वो भी उसी जेनोसाइड का एक पार्ट
था कि रातों रात आपने लाखों कश्मीरी हिंदुओं को, ऐसे लोगों को जो कश्मीर के अंदर भारत की जय बोलने वाले लोग थे, उनको अपने रातों रात वहाँ से भगा दिया। और वो भी उसी जेनोसाइड का एक पार्ट था, क्योंकि जैसे मैंने कहा फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जेनोसाइड। तो उस प्रोसेस पे उनके पॉलिटिकल राइट्स उनके डिप्राइव हो गए, उनके सोशल एम्पावरमेंट उनकी ख़त्म हो गई, उनके कल्चरल और रिलीजियस जो राइट्स थे उनका हनन हुआ, और साथ ही में उनके इकोनॉमिक राइट्स, उनको मजबूर किया गया जम्मू के अंदर कैंपों के अंदर रहना, उनकी प्रॉपर्टी से उनको वंचित रखा गया। तो ये सारे का सारा जो डिज़ाइन है, ये सारे का सारा डिज़ाइन उनका जेनोसाइड का ही, जेनोसाइडल प्रोसेस का ही एक पार्ट है। इसमें सवाल ये भी आता है कि बहुत सारे जो नॉन कश्मीरी हिंदूज थे उनको भी मारा गया, और ये बात सत्य है, उन्हें भी इस प्रोसेस का शिकार होना पड़ा। लेकिन मैं नहीं मानता कि वो मुस्लिम के कारण से मारे गए थे, क्योंकि जिस रिलीजियस फ्रेंजी को, जिस डॉक्ट्राइन को वहाँ चलाया गया, उस डॉक्ट्राइन में कोई भी व्यक्ति जो धर्म विरुद्ध, क्योंकि इसे धर्म विरुद्ध माना जाता था, भारतीय होना धर्म विरुद्ध था, इस प्रकार का प्रचार किया जाता था। तो जो भी उस प्रोसेस में आता था, तो जिन्हें लोग मुस्लिम कहते हैं, मुझे नहीं लगता वो मुस्लिम थे। उन्हें तो एक्चुअली इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुशरिक थे, और मुशरिक वो होता है जो मुस्लिम होते हुए भी धर्म विरुद्ध काम करे, और क्योंकि वो भारत का झंडा उठाते थे इसलिए वो धर्म विरुद्ध थे, इसलिए मैं उन्हें भी जेनोसाइड का ही एक पार्ट मानता हूँ। तो अंततः मेरा कहना ये है कि ये कहानी इतनी बड़ी है, इस कहानी को अगर हम 14वीं शताब्दी से लेके 21वीं शताब्दी तक देखें तो हमें वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखनी पड़ेंगी। उस वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स में जो कश्मीर फाइल्स है, ये एक फॉरवर्ड है, एक छोटा सा पृष्ठभूमि रखी गई है। देयर इज़ लॉट दैट वन नीड्स टू नो, एंड वो तभी संभव हो पाएगा जब लोग इतिहास में जाके देखना चाहें, न केवल कश्मीर के हिंदू या देश के बाकी नागरिक। मुझे लगता है कश्मीर के अंदर जो आज की युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी को इतिहास को समझना चाहिए, क्योंकि अगर इतिहास को वो समझेंगे नहीं तो वो इस मसले को आगे किस प्रकार से हमें सुलझाना है, किस प्रकार से एक इस प्रकार का कश्मीर और इस प्रकार का जम्मू कश्मीर तैयार करना है, जिस जम्मू कश्मीर के अंदर वही एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे का प्यार और एक दूसरे के साथ मिलकर रहना और अच्छा भारत बनाना, वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक वो इस जेनोसाइड को नहीं समझेंगे, इस जेनोसाइड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ ये त्रासदी हुई थी और ये फोर्स एक्सोडस हुआ था, और उसके लिए उन्हें वो अपोलोजेटिक हों कि हाँ इस प्रकार की घटना के लिए उन्हें भी शर्मिंदगी है। मुझे लगता है वो बिगिनिंग होगी एक नए कश्मीर, एक अच्छे कश्मीर को भारत की पृष्ठभूमि में देखने के लिए। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि कश्मीर फाइल्स को अवश्य देखें और इस मूवमेंट के साथ जुड़ें कि हम एक अच्छा कश्मीर, एक नया कश्मीर, भारत का जो सपना है उस कश्मीर के प्रति, उसको बनाने में हम सफल हों। धन्यवाद।